हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर आपको किसी दोस्त के घर का पता बताना हो तो आप कैसे बताते हो? यही ना, ये ऐसे बताते हो, मेरे घर के पास एक लाल बिल्डिंग है, वहीं आ जाना, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के बगल में। पर क्या पृथ्वी इतनी छोटी है कि हम ऐसे ही पता बता दें सबको और लोग पहुंच जाएं? अगर मैं कहूं कि मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली तो बहुत बड़ी है, एग्जैक्ट लोकेशन कैसे मिलेगी? ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन जो बताता है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ। पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला यानी कि डीपी पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड पाठशाला में हम डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम को या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएड_को पाठशाला जरूर से ज्वाइन करें। ठीक है, आज है हम लोग का सामाजिक विज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग पढ़ रहे हैं। आज है क्लास 12। ठीक है, आज है कितनी क्लास है? 12। ठीक है, 11 क्लास हो गई ऑलरेडी। आई थिंक 16-17 क्लास में हो जाएगा कंप्लीट आप लोग का सिलेबस। ठीक है, 50 नंबर का ये सब्जेक्ट है और अच्छे से हम लोग कवर करते हैं पूरा डीप में। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। मैं आपको नोट्स भी देता हूँ प्रिंट आउट कराने वाले, आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड का नोट्स रहता है, हैंड रिटन वाला। ठीक है, स्टार्ट करूं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर की रेखाएं के बारे में। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट क्लास का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था मानचित्र मैपिंग और मैप के। ठीक है, ग्लोब जो है वो पृथ्वी का मॉडल है। बड़े अध्ययन के लिए छोटे क्षेत्र पर अध्ययन कठिन होता है। ठीक है, मानचित्र जो है वो पृथ्वी की सतह के किसी भाग की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना होता है आपका मानचित्र। ठीक है, इसके अलावा शब्द मैप जो है वो लैटिन भाषा के मापा से आया है, जिसका मतलब होता है कपड़े का मेजपोश या फिर रुमाल। मानचित्र का उपयोग क्या है? तो स्थान की जानकारी, पृथ्वी के विभिन्न भागों की अध्ययन, बनावट, जनसंख्या, आर्थिक, राजनीतिक, मिट्टी, वनस्पति। ठीक है, बहुत दूर भौगोलिक स्थिति जो है वो जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, घाटियां हो गई, महासागर, झील, इन सब चीज का पता लगाना आपका मानचित्र में रहता है। ठीक है, मानचित्र के घटक क्या है, कंपोनेंट्स क्या है? तो दिशा यानी डायरेक्शन, दिक सूचक यंत्र जो कंपास से पता चलती है। ठीक है, सुई हमेशा आपका उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ में रहता है। ठीक है, दूरी डिस्टेंस पैमाने यानी स्केल में मापी जाती है। ठीक है, पैमाना क्या है? मानचित्र पर दूरी डिवाइड बाई धरातल पर वास्तविक दूरी। ठीक है, लघु मापक क्या होता है? बड़े क्षेत्रफल का आपका लघु मापक होता है, महाद्वीप, देश दिखाना है। ठीक है, उसके लिए। दीर्घ मापक छोटे क्षेत्रफल के लिए होता है, गांव और शहर के लिए। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंबल, तो वास्तविक आकृतियों का रंग, रेखा, अक्षर, छाया, चित्रों से दर्शाना रोड चिन्ह जिसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय इसको सहमति मिली हुई है। ठीक है, प्रतीक चिन्हों के रंग का प्रयोग जैसे काला अगर है तो काली रेखा है तो सीमा रेखा है ये। ठीक है, बॉर्डर है। ठीक है, भूरा है तो पर्वतीय भाग है, हरा है तो मैदान भाग है, नीला है तो जल निकाय है। ठीक है, लाल है तो ग्रामीण नगरीय बस्तियां है, पीला है तो पठारी भाग है। ठीक है, इसके अलावा मानचित्र के प्रकार हमने देखे तो मापक के आधार पर लघु मापक और दीर्घ मापक जैसा पहले पढ़ा। स्थलकृति के आधार पर स्थलकृति, भौतिक और प्लेनीमेट्रिक्स मानचित्र। ठीक है, तीसरा था उद्देश्य के आधार पर प्राकृतिक, राजनीतिक, खनिज, परिवहन, मृदा, जलवायु, वनस्पति और मानचित्र। याद रखिए दोस्तों, ये हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि बड़े जल्दी जल्दी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये रिवीजन है। लास्ट क्लास में भी हम रिवीजन पढ़ लिए हैं, दो बार हम लोग पढ़ते हैं। एक क्लास की जब एंड होता है, खत्म होती है क्लास, तो उस समय भी हम उस क्लास का रिवीजन करते हैं, और जब नई क्लास स्टार्ट होती है तो उससे पहले हमने जो पिछला रिवीजन किया था उसको फिर से हम कवर करते हैं। ठीक है, इसी के लिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं। अतिरिक्त जानकारी क्या है? तल चिन्ह जो बीएम होता है तो समुद्र तल की से ऊंचाई मापने का चिन्ह होता है। स्थानीय ऊंचाई जो स्पॉट हाइट होता है वो त्रिभुज बनाकर स्थान की ऊंचाई दर्शाना। ठीक है, समोच्च रेखा यानी काउंटर लाइन, मानचित्र पर समान ऊंचाई वाली स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं आपकी समोच्च रेखाएं होती है। ठीक है,
कि ये थी आपकी लास्ट की क्लास। अब हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो बच्चों, आज हम बहुत ही जरूरी और मजेदार चीज सीखेंगे जो हमें पृथ्वी पर किसी भी जगह को पता लगाने में मदद करती है, यानी अक्षांश, लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखाएं। क्या आपने कभी ग्लोब पर ऐसी लाइन देखी है? चलो आज इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही जादुई सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको पूरी पृथ्वी पर किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है। ये है हमारे पृथ्वी का अपना जीपीएस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डीबी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला से, और आज हम बात करेंगे अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखाएं की। ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये वो कोड है जो हमें दुनिया को समझने में मदद करते हैं और टाइम जोन का राज खोलते हैं। ये क्लास आपकी भूगोल की एक सुपर डुपर इंटरटेनिंग जियोग्राफिकल यानी जीपीएस वाली क्लास होने वाली है, ठीक है। जैसे आप गूगल मैप पर लाइव लोकेशन देखते हो, वैसे ही आज ज्ञान का लोकेशन देखोगे। तो अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। हमारी पृथ्वी के आकार के बारे में, ये संतरे जैसी पर गोल नहीं है, ठीक है, अंडे जैसी, ठीक है। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं में हमारी पृथ्वी की आकृति एक चिपटे दीर्घवृत्त, ठीक है, जैसी होती है। इसका मतलब है कि यह ध्रुवों यानी पोल्स, जो पोल्स होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे थोड़ी चिपटी है और बीच में थोड़ी उभरी हुई है, ठीक है, जैसे अंडा होता है वैसे ही, ठीक है। पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल और क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल आधे व्यासों में लगभग 21.5 किलोमीटर का अंतर होता है। होने की वजह से इनकी आकृति को गणित की दृष्टि से जियोइड कहा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जियोइड का अर्थ है पृथ्वी जैसी आकृति या पृथ्वी जैसा आकार, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारी पृथ्वी की आकृति जो है वो एक चिपटे दीर्घवृत्त जैसे होती है, ठीक है। समझ लो आप जैसे एक संतरे जैसी, ठीक है। थोड़ी ध्रुवों पर चपटी होती है और बीच में थोड़ी उभरी होती है यानी मोटी होती है एक तरीके से, ठीक है। जैसे कोई फुटबॉल थोड़ी पिचकी हुई हो, अगर फुटबॉल को थोड़ा पिचका दिया जाए वैसे ही, ठीक है। इसी खास आकृति को गणित की दृष्टि से जियोइड कहा जाता है। जियोइड का अर्थ है कि पृथ्वी जैसी आकृति या पृथ्वी जैसा आकार। समझ में आया इतना? पृथ्वी जो है त्रिआयामी, त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल है। इसका मतलब है कि पृथ्वी में लंबाई यानी लेंथ, चौड़ाई विड्थ और ऊंचाई या गहराई यानी हाइट या डेप्थ तीनों दिशाएं होती है, ठीक है। तो पृथ्वी में आपका त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। इसका मतलब है कि पृथ्वी में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई तीनों दिशाएं मौजूद होती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को पृथ्वी का असली आकार देखने के लिए एक मॉडल ग्लोब बनाया गया है, ठीक है। तो बच्चों के लिए एक पृथ्वी को अगर दिखाना है, उनको पूरा कंट्री दिखाना है, ठीक है, ओशियन दिखाना है, कॉन्टिनेंट दिखाना है, तो उसके लिए ग्लोब बनाया गया है जिसमें बच्चे पृथ्वी की आकृतियों को अपने सामने देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, ठीक है। ग्लोब छोटा या बड़े आकार के हो सकते हैं, ठीक है। ग्लोब छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, शोपीस वाला, ठीक है। ग्लोब पर महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स, महासागर यानी ओशियंस और देशों को असली आकार में देखा जा सकता है, ठीक है। समझ में आया? तो पृथ्वी जो है आपका त्रिआयामी है, ये इतना समझे। ग्लोब बच्चों को पृथ्वी का असली आकार दिखाने के लिए एक ग्लोब मॉडल बनाया गया है। ये समझो पृथ्वी का एक मिनी वर्जन होता है, ठीक है। पृथ्वी की अपनी खास आकृति के कारण इसका कोई किनारा नहीं है जहां से दूरी को मापा जा सके, ठीक है। तो पृथ्वी जिस तरीके से आपके अंडाकार के हिसाब से बनी हुई है, ठीक है, तो इसका कोई अंत नहीं है। आप यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ अंत है, यहाँ पृथ्वी अंत हो जा रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आओगे तो फिर यहाँ पे आपको दिखेगा अंत है। तो इसका कोई अंत नहीं है, कोई किनारा नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब किनारा नहीं, अंत तो है जहां से दूरी को मापा जा सके, ठीक है। लेकिन इस पर 2 बिंदु यानी उत्तरीय ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल है ये, ठीक है, और दक्षिणीय ध्रुव यानी साउथ पोल, ठीक है। ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, तय किए गए हैं, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। इस तरीके से इन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु यानी फंडामेंटल रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ग्लोब पर महाद्वीप, महासागर और देशों को असली आकार में दिखाया गया है, ठीक है। इसके लिए 2 खास, हमारी पृथ्वी का कोई किनारा नहीं होता दोस्तों जहां से हम पूरी दूरी को नाप सके, ठीक है। तो ग्लोब की जो रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी का आदर्श जीपीएस एक तरीके से, ठीक है। उत्तरी ध्रुव आपका नॉर्थ पोल होता है, दक्षिणी ध्रुव आपका साउथ पोल। ये 2 पोल आपका तय किया गया है, ठीक है। इन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु यानी फंडामेंटल रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। ये आपका पृथ्वी के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा
इन्हीं बिंदुओं पर भौगोलिक ग्रिड यानी जियोग्राफिक ग्रिड में क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल दो प्रकार की रेखाएं होती। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली लाइन होती है। अब देखो यही आपका जो मान लो ये ग्रिड है, ठीक है, मान लो, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो आपका क्षैतिज हो गई, हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, ठीक है, और वर्टिकल लाइन जो है आपकी ये आपकी क्या हो गई, ये आपका ऊर्ध्वाधर हो गया। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसी को कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल वाली है उसको अक्षांश यानी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अक्षांश कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती है वो वर्टिकल लाइन होती है, उसको देशांतर यानी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। जो आपका हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है ये वाली, वो आपकी क्या है, वो आपकी लैटिट्यूड है यानी आपकी अक्षांश है, और जो वर्टिकल वाली लाइन होती है ये वाली, ये आपकी क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो है वर्टिकल लाइन, ये आपकी देशांतर है यानी लॉन्गिट्यूड है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, समझ में आया। इन्हीं बिंदुओं को आपका भौगोलिक ग्रिड यानी जियोग्राफिक ग्रिड में दो प्रकार में अदृश्य रेखाएं होती हैं। ठीक है, इमेजिनरी, याद रखिएगा, इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी यानी अदृश्य लाइन। ये एक्चुअल में लाइन नहीं है, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए, ग्लोब में दिखाने के लिए, मैप में दिखाने के लिए आपको बनाया गया है साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, तो ये अदृश्य लाइन है आपकी। क्षैतिज रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उसको अक्षांश यानी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। ये लेटी हुई लाइन होती है। ठीक है, 180 डिग्री रेखाएं होती है, और विषुववृत्त जो है रेखा जो होती है उसको मिला करके अगर देखा जाए तो 181 टोटल रेखाएं होती हैं। ठीक है, देखो ग्लोब पर जो रेखाएं हैं, एक सेकेंड, देखो ग्लोब पर जो रेखाएं यानी लाइंस ऑफ ग्लोब में, तो क्षैतिज रेखा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो अक्षांश यानी लैटिट्यूड है, तो टोटल कितनी है, ये आपकी 180 रेखाएं होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा 180 रेखाएं आपकी लैटिट्यूड यानी हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, और एक रेखा होती है विषुवत रेखा। ठीक है, तो विषुवत रेखा को अगर मिला लिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, विषुवत रेखा आपकी एक होती है। ठीक है, तो एक और 180 आपकी 181 हो गई। ठीक है, टोटल आपकी क्षैतिज रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई वो 181 हो गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना। फिर आता है आपका ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन, तो देशांतर लॉन्गिट्यूड जो है वो आपकी 360 रेखाएं होती है। कितनी होती है, 360 रेखाएं होती है आपकी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन होती है, समझ में आया दोस्तों। ये खड़ी लाइन होती है, 360 रेखाएं होती हैं इसमें। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करेंगे और अच्छे तरीके से हम पढ़ाते जाएंगे। ठीक है आप लोगों को। अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइन होता क्या है। ठीक है, तो अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइन जो होते हैं आपके, देखो हमने बोला था ना कि काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है। तो अक्षांश यानी लैटिट्यूड जो वो पृथ्वी पर बनाई जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं यानी इमेजिनरी लाइन होती है। देखो दोस्तों, अक्षांश रेखाएं जो होती है वो लैटिट्यूड लाइन है, तापमान बताने वाली लाइन है। ये क्या, ये टेम्परेचर बताती है, तापमान बताती है। ठीक है, ये शॉर्टकट है, टेम्परेचर बताती है। ठीक है, जितना आप इस लाइन लैटिट्यूड लाइन के पास रहेंगे, जो आपका मिडिल वाली जो लाइन रहती है उससे जितना आप पास रहेंगे उतना ज्यादा वहां का तापमान रहेगा। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान घटेगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, बीच में जो आपका मिडिल वाला है जो लाइन है आपकी, वहां बहुत ज्यादा तापमान होता है। ठीक है, तो अक्षांश लैटिट्यूड पृथ्वी पर बनाई जाने वाली काल्पनिक रेखाएं यानी इमेजिनरी लाइन होती है। ये क्षैतिज दिशा में, ठीक है, यानी पृथ्वी की सतह से समांतर यानी पैरेलल गोलाकार रूप में बनाई गई है। ठीक है, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, अब देखो आप लोग अभी कह रहे होगे कि हमने ग्लोब ये बनाया, ठीक है, या हमने नक्शा ग्लोब बना दिया। अब आपने बताया कि इस तरीके की लाइन है। ठीक है, एक ऐसे 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 लाइन है। ठीक है, और एक आपका वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो अक्षांश आप बोल रहे हो कि इस तरीके से होता है, तो ये तो एक लाइन है 180 डिग्री वाली। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखे हो सर आप एक गोलाकार रूप में होता है, तो ये एक ही साइड है ना, 3D होता है ना ग्लोब। आपका जो पृथ्वी है वो 3D है, तो ये आपका क्या है, ये ऐसे करके ऐसे है। ठीक है, गोल है, ये पूरा गोलकर रूप में बनाई गई है। ठीक है, ये तो आपको सामने से जो दिख रहा बस उतना ही है। ये रेखाएं किसी स्थान पर पृथ्वी के केंद्र से झुकाव यानी इंक्लिनेशन को दिखाती है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो आपका क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है, इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये रेखाएं क्या करती हैं, वो किसी स्थान पर पृथ्वी के केंद्र से यानी सेंटर से झुकाव जो है, इंक्लिनेशन है, उसको दिखाती हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा अक्षांश पृथ्वी के ठीक बीचों बीच बनता है। ठीक है, वही जो मैंने बोला बीच में, जिसे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर या विषुवत रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन जो होता है, जो बीच में आपकी लाइन बनती है, वो आपकी ये हो गई विषुवत रेखा। ठीक है, इतना फिर से बताऊं कि फिर पहले आगे ले चलूं आप लोग।
चलो फिर से बता देता हूँ। देखो, अक्षांश जो है दोस्तों वो पृथ्वी पर बनाई जाने वाली एक काल्पनिक रेखा यानी इमेजिनरी लाइन होती है। ये सच में नहीं होती है, बस हमने मान ली है। जैसे आपकी एक इमेजिनरी फ्रेंड होते हैं ना, कुछ लोगों की इमेजिनरी गर्लफ्रेंड होती है, वाइफ होती है कि नहीं। लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड होता है इमेजिनरी, जो पॉसिबल नहीं है, जो दिखता नहीं है, जो है रियलिटी में नहीं है, उस तरीके से। ठीक है, ये 36 दिशा में यानी पृथ्वी की सतह के समांतर यानी पैरेलल गोलाकार रूप में बनाई गई है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, गोलाकार रूप में बनाई गई है। पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा अक्षांश जो है वो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच बनता है, जिसे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर या विषुवत रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बीचों बीच जो आपका रेखा बनती है ये आपकी जैसे है, ये आपकी जो लाइन है ये आपकी इक्वेटर हो गई। ठीक है, इस रेखा के द्वारा पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, यही चीज आगे है। इस रेखा के द्वारा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, इसे ही गोलार्ध या हिमेस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाला हिमेस्फीयर और नीचे वाला हिमेस्फीयर। अब भूमध्य रेखा के जो उत्तर है, के उत्तर यानी ऊपर जो है नॉर्थ में स्थित गोले के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थन हिमेस्फीयर कहते हैं। ठीक है, देखो ये आपको मान लो नॉर्थ है, आपको मान लो साउथ है, ये आपका इक्वेटर है यानी इक्वेटोरियल लाइन है। अब ऊपर वाला जो ये इतना पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका नॉर्दर्न हिमेस्फीयर हो गया। ठीक है, और ये नीचे वाला आपका साउदर्न हिमेस्फीयर हो गया। तो इसके दक्षिण यानी साउथ में स्थित पृथ्वी के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश बनते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश सहित कुल अक्षांश की संख्या 181 90 प्लस 90 प्लस 1 हो जाती है। ठीक है, देखो अक्षांश हमने बताया ना कि ये 180 होती है, प्लस आपका एक जो बीच वाली विषुवत रेखा होती है उसको मिला करके आपका कितना हो गया, 181 हो गई। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में देखिए दोस्तों, जो आपका इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है, जो आपका इक्वेटर वाली लाइन है, ये क्या है, ये 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश पे आपका होता है। ठीक है, और जो ये पोल है, ये पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री पे होता है। कितना होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, यही आपका कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश बनते हैं। ठीक है, तो 0 से 90 और 0 से 90 90 90 प्लस 1 जो है वो आपका विषुवत रेखा हो गई। ठीक है, समझ में आया। तो टोटल आपके 181 हो गए। ठीक है, तो प्रमुख, इतना समझ में आया बच्चों के नहीं, इतना समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत होगा, कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। आगे बढ़ा जाए, आइए देखते हैं प्रमुख अक्षांश रेखाएं। पीला पीला ज्यादा हो जा रहा है ना, कुछ और कलर करते हैं लाओ। ठीक है, तो प्रमुख अक्षांश रेखाएं और कटिबंध यानी मेजर लैटिट्यूड लाइंस और जोन के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, इक्वेटर आपका कितने डिग्री अक्षांश पे है, 0 डिग्री है। पोल जो आपका कितना हो, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, इनसे आपका मौसम और तापमान के जोन बनते हैं। ठीक है, अब जो डिवाइड करता है पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट को, तो उससे क्या होता है, वो अलग अलग मौसम का एरिया बन जाता है, तापमान का जोन बन जाता है। ठीक है, देखो दोस्तों 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, ठीक है, यानी नॉर्थ अक्षांश जो है वो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, ये आपका मान लो ग्लोब है। ठीक है, ये मान लो आपका, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, यहाँ पे आपका, ये आपका पोल है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऐसे है, ठीक, कर्व में होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 23.5 डिग्री पे है। ठीक है, अक्षांश, ठीक है, यानी लैटिट्यूड। ठीक है, ये आपका 23.5 डिग्री साउथ में है। इक्वेटर आपका 0 पे होता है, याद रखिएगा। ये नॉर्थ पोल आपका 90 डिग्री पे होता है और साउथ भी आपका 90 डिग्री अक्षांश में होता है। ठीक है, तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा जो है, उसको हम कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ऊपर वाला जो आपका ये है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ठीक है, नीचे वाला जो ये लाइन है, ये क्या है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ मकर रेखा, इसको यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन। ये याद कर लीजिएगा, ये सारी चीजें आपके सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में भी आती है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का बैच चला रहा हूँ, उसमें भी यही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वो ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी सब ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो उष्ण कटिबंधीय, इसका मतलब
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां साल में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें सीधी यानी वर्टिकल यानी लंबवत पड़ती है, जिससे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। मैंने बताया था ना, मौसम का अंदाजा होता है। इक्वेटोरियल जो लाइन है ये, इससे पास में जितने एरिया रहेंगे वो सबसे ज्यादा गर्म रहेंगे। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे वो ठंडा यानी बर्फ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस लाइन और इस लाइन की जो कर्क रेखा और मकर रेखा जो है, इसके बीच में जो एरिया आपका आ रहा है जितना, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, यानी ट्रॉपिकल जोन हो गया, समझे। यहाँ आपका बहुत गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ये समझो एकदम आपका हॉट जोन है एक तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, इतना समझ में आया कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आप लोगों ने हो सकता है 10th-12th में पढ़ा होगा। फिर आता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा यानी आर्कटिक सर्किल कहते हैं। अब देखो यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ से आपका पोल स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है। ये आपका कर्क रेखा हो गया और ये आपका मकर रेखा हो गया, ठीक है। अब यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। अब एक एरिया यहाँ पे होता है, ये देखो ये इतना, और एक इधर होता है, ठीक है, ये, ठीक है। ये जो आपका ये ऊपर जो है, ये आपका यहाँ से पोलर रीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपका पोलर रीजन है, ठीक है। तो ये आपके कितने डिग्री पे, 66.5 डिग्री है, ठीक है। 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आपका आर्कटिक रेखा यानी आर्कटिक सर्किल कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आर्कटिक सर्किल हो गया, ठीक है, आर्कटिक रेखा हो गया। 66.5 जो है दक्षिणी अक्षांश में आपका, ये आपका अंटार्कटिक रेखा हो गई यानी अंटार्कटिक सर्किल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये अंटार्कटिक हो गया, ठीक है, ये वाला। ये रेखाएं सूर्य की तिरछी किरणों के लिए सीमा रेखा होती हैं, ठीक है। कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच इस क्षेत्र को आप शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी टेम्परेट जोन कहते हैं, ठीक है। अब देखो कर्क रेखा आपकी कौन सी थी, कर्क रेखा आपकी ये थी, ठीक है। तो कर्क रेखा, दूसरा पेन लेता हूं, कर्क रेखा आपकी ये हो गई, ठीक है। कर्क रेखा से आपका क्या बोला, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा आपकी ये है, ठीक है। अब इनके बीच का जो क्षेत्र है ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी टेम्परेट जोन हो गया दोस्तों, ठीक है। इसको टेम्परेट जोन कहते हैं। और मकर रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच, अब ये मकर रेखा ये है, ठीक है, मकर रेखा क्या है, मकर रेखा ये है, और इससे आर्कटिक सर्किल मतलब ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये क्या हो गया, इसको आप शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, ठीक है। इसको भी आप शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। यहाँ पर पूरे साल, इन दोनों में पूरे साल सूर्य की किरणें जो होती है वो तिरछी पड़ती, क्या होती है, तिरछी पड़ती, इंक्लाइंड पड़ती है, ऐसे डायरेक्ट नहीं पड़ती है, ठीक है, तिरछी पड़ती है, जिससे यहाँ मौसम जो है वो ठंडा और गर्म शीतोष्ण रहता है, ठीक है, ठंडा भी रहता है, गर्म भी रहता है, मिक्स रहता है, ठीक है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी ऊपर जो है 90 डिग्री उत्तर वाले में पोल जो है उसको उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल कहते हैं, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी पोल यानी साउथ पोल कहते हैं। इतना समझ में आया, ये बिंदु के रूप में होते हैं, ठीक है, समझ में आया बच्चों के नहीं। अब देखो जो आपका ये सारी मॉडरेट वाले हो गए, ठीक है, टेम्परेट जोन हो गए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये आपका इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है, आर्कटिक अंटार्कटिक सर्किल हो गया, आर्कटिक सर्किल हो गया, ठीक है। अब जो ये आपका एरिया है, ठीक है, आर्कटिक रेखा जो ये है, ठीक है, जो 66.5 डिग्री पे होती है, ठीक है, से आपका 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक, ठीक है, यहाँ आपका 90 ये मतलब ये पूरा एरिया ये आपका क्या है, क्षेत्र को आपका ध्रुवीय क्षेत्र यानी पोलर जोन कहते हैं, ठीक है। ये पोलर जोन हो गया, या शीत कटिबंधीय क्षेत्र हो गया यानी फ्रिज जोन हो गया, ठीक है। यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं और बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं। लैटिट्यूड का सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, इससे बाहर आप कुछ नहीं बचा है, ठीक है। देखो फिर से बता देता हूं आपको, तो 23.5 डिग्री जो है वो उत्तरी अक्षांश का कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को आप क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं यानी ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। यहाँ आपकी बहुत ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की रेखा जो होती है वो एकदम सीधे एकदम स्ट्रेट लाइन में पड़ती है, समझो एकदम हॉट जोन की तरह, ठीक है। 66.5 डिग्री जो है वो उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहते हैं, ठीक है, और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को आपका अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी टेम्परेट जोन कहते हैं, और यहाँ मौसम ठंडा और गर्म शीतोष्ण रहता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला जोन होता है, ठीक है, इसी के लिए इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा 90 डिग्री जो है
उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को आपका साउथ पोल कहते हैं। ये बिंदु के रूप में आपके होते हैं। आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक आपका आर्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक के क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र यानी पोलर जोन कहा जाता है। ठीक, नॉर्थ पोल जोन और साउथ पोल जोन ऐसे होता है। इसको शीत कटिबंधीय क्षेत्र यानी फ्रिज जोन कहा जाता है। ये बर्फ वाला इलाका होता है। यहाँ 6 महीने का दिन होती है और 6 महीने की रात होती है और बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, एकदम ये फ्रीजर वाला जोन है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? लैटिट्यूड समझ में आया आप लोगों को? आगे पढ़ाऊंगे, क्लास खत्म कर दूं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड यानी आपका वर्टिकल लाइन जो होती है। ठीक है, देखो दोस्तों, देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइन वे रेखाएं हैं जो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। ठीक है, यानी आपको ये हो गया आपका ये एक हिस्सा आपका ईस्ट हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक हो गया पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं, इन्हें मेडिटेरियन ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये उत्तरी ध्रुव जो है आपका, ठीक है, यानी नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती है जिससे मिल जाती है। ठीक है, कनेक्ट कराना, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, ये दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, मिल रहा है, तो इन्हें आप मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, यही देशांतर रेखाएं लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती हैं। तो भूमध्य रेखा है यानी जो आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड था, इक्वेटोरियल लाइन थी। ठीक है, तो ये और ये दोनों लगभग बराबर होती है और ये वृत्त यानी ग्रेट सर्कल कहलाती है। ठीक है, ग्रेट सर्कल होता है ना, ये लंबा सा पीछे से ऐसे बनेगा। ठीक है, अक्षांश रेखाएं के विपरीत ये रेखाएं एक दूसरे को समांतर यानी पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं आपकी पैरेलल होती थी, ये पैरेलल नहीं होती है, ऐसे होती है। ठीक है, ध्रुवों पर ये सभी एक हो जाती है। ठीक है, तो ध्रुवों पर ये क्या हो जाती है? एक हो जाती है। देखो ये ऐसे होता है, देखो ये आपका ऐसे है, ये आपका ऐसे हो गया। समझ रहे हो दोस्तों? तो देखो ये ध्रुव पे यानी पोल पे जो है ये आप क्या, ये एक ही जगह एक ही पॉइंट हो जा रहा है। ठीक है, ये पैरेलल नहीं हो रही है। ये सारी पैरेलल तब होती जब ये ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन की तरह होता। अब इक्वेटोरियल वाला आपका ये जो लैटिट्यूड होता है ये स्ट्रेट होता है। ठीक है, ये आपका ऐसे कर्व में होता है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं के विपरीत ये रेखाएं एक दूसरे को समांतर यानी पैरेलल नहीं होती है। ध्रुवों पर ये सभी एक हो जाती है। ठीक है, इनके बीच की दूरी अक्षांश डिग्री में मापी जाती है। ठीक, वही अंश में मापी जाती है। जब कोई देशांतर रेखाएं विषुववृत्त रेखा से ध्रुव की तरफ जाती है तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती चली जाती है। ठीक है, जब कोई आपका लॉन्गिट्यूड लाइन है यानी लॉन्गिट्यूड लाइन जो है ये आपकी देशांतर रेखा आपका विषुववृत्त रेखा से ध्रुव की तरफ जाती है यानी ऊपर की तरफ जब जाती है तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है। ठीक है, अगर ये देखो आपका ये ग्लोब है, ठीक है, ये आपका मान लो विषुववृत्त रेखा हो गई। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन हो गई। ठीक है, आपका ये आपके लॉन्गिट्यूड है, हमने कहा था ना एक ही पॉइंट से इमर्ज होती है, एक ही पॉइंट ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो इन दोनों ये तो जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है इसमें दूरी जो है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। तो वही बता रहा है कि बीच की दूरी कम होती चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बीच में जो है वो सबसे ज्यादा दूरी है। ठीक है, समझ रहे हो? किसी और पेन से दिखाऊं आपको कि समझ जाओगे। ये देखो ये ज्यादा दूरी है, यहाँ पे ये कम दूरी है क्योंकि यहाँ पे एक ही बिंदु पे जाकर के ये सब रुक जा रहे हैं। ठीक है, पोल पे। समझ में आया लॉन्गिट्यूड क्या होता है? और फिर से बता देते हैं। आपका देशांतर रेखाएं जो होती हैं दोस्तों, देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती है। इन्हें मेडिटेरियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती है और ये वृत्त यानी ग्रेट सर्कल कहलाती है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं के विपरीत ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती, ये तो मिलनसार हैं एकदम। ठीक है, एंड में जाकर के यानी ध्रुव पर सब एक ही को हो जाते हैं। ठीक है, पॉइंट पे जाकर के रुक जाते हैं। इनके बीच की दूरी अक्षांश यानी डिग्री में मापी जाती है। इतना समझ में आया? समझ आया बच्चों? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए, बहुत अच्छा कमेंट करा करिए जिससे हम भी मोटिवेट हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बता देता हूँ हमसे अगर बात करिए, कोई डाउट रहे, कुछ और चाहिए, ठीक है, आपको नोट्स वगैरह की कोई दिक्कत रहे तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। dp.पाठशाला करके हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको आप फॉलो करें। ठीक है, आगे चलते हैं हम ग्रीनविच मध्य रेखा यानी ग्रीनविच मेरिडियन के बारे में देखते हैं। ठीक है,
दोस्तों दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से डिसाइड होता है? तो देखो लंदन शहर के पास ग्रीनविच नामक जगह पर स्थित रॉयल वेधशाला यानी रॉयल ऑब्जर्वेटरी के ऊपर से गुजरने वाली देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड रेखा जो होती है देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT मानने में पर 22 अक्टूबर 1884 को एक समझौता हुआ था। ठीक है, देखिए दोस्तों ग्रीनविच मेरिडियन जो है वो क्या है, वो आपका 0 डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, लंदन के पास आपका ग्रीनविच नामक एक जगह है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी यानी रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है उसको नाम दे दिया गया। ठीक है, 1884 में अंतरराष्ट्रीय समझौता एक हुआ। ठीक है, उसके बाद इसी ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है यानी जो लॉन्गिट्यूड लाइन है उसको 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन माना गया। ठीक है, जैसे इक्वेटोरियल आप इक्वेटर होता है, ठीक है, आपका जैसे आपका इक्वेटर ये बीच वाला होता है 0 डिग्री पे है। ठीक है, उसी तरीके से जो नॉर्थ से साउथ वाला जो ये आपका लॉन्गिट्यूड वाली लाइन होती है ये आपकी प्राइम मेरिडियन वाली हो गई। ठीक है, अगर ये 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, यानी फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है दोस्तों, तो 18 याद रखने की क्या चीज है इसमें कि 1884 को एक समझौता हुआ, इंटरनेशनल समझौता। उसके बाद ये बोला गया सारे देश उस पे ये होगा कि हाँ ठीक है एग्री कर ली कि ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा को उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि ये 0 डिग्री है यानी प्राइम मेरिडियन माना गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, GMT क्या होता है, GMT एक टाइम होता है आपका ग्रीनविच मीन टाइम, इसी रेखा का समय होता है। ठीक है, इसको GMT यानी ग्रीनविच टाइम कहते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों ग्रीनविच टाइम होता क्या है पहले बता देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दुनिया ग्रीनविच टाइम जो है वो दुनिया का मानक समय यानी जो स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से तय होता है। क्या जो हम लोग टाइम है हम लोग का IST वगैरह जो है, ठीक है, EST हो गया, IST हो गया, ये सारी जो भी दुनिया का समय है वो किससे तय होता है, वो आपका GMT से तय होता है। ठीक है, सभी देशों का समय GMT से आगे होता है या फिर पीछे होता है। जैसे कि भारत का GMT आपने देखा होगा ना, जब आप कंप्यूटर वगैरह सेट करते हो तो GMT +5:30 होता है यानी GMT से आपका 5.5 घंटा आगे। ठीक है, न्यूयॉर्क का आपका GMT -5 होता है यानी GMT से 5 घंटे पीछे। ठीक है, आप कभी अपना क्लॉक वगैरह देखेंगे कंप्यूटर पे या मोबाइल में ही कभी कभी देखेंगे तो उसमें लिखा होता है GMT, इंडिया का जो टाइमिंग होता है वो GMT +5:30 लिखा होता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि GMT से 5.5 घंटा आगे। ठीक है, और इससे पहले आपका 1884 से पहले हर देश अपने खुद के मेडिटेरियन को इस्तेमाल करता था, मेरिडियन को इस्तेमाल करता था। कोई ये नहीं देख गया था कि ये आपका 0 डिग्री देशांतर तय हो गया। ठीक है, 1884 में समुद्री यात्रियों और रेलवे के लिए एक सार्वभौमिक मेरिडियन की जरूरत थी, तो इसी के लिए 1884 में ग्रीनविच ने उसको चुना गया। ठीक है, और एक चीज बता देते हैं कि क्यों चुना गया ग्रीनविच को ही। ठीक है, तो ब्रिटेन क्या था उस समय सबसे ज्यादा ताकतवर देश था और उसका नेवी जहाज दुनिया के सबसे बड़ा था। ठीक है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो है पहले से ही समय और नेविगेशन के लिए प्रसिद्ध थी। समझ में आया? देशांतर जो आपका इज इक्वल टू पूर्व पश्चिमी की लाइन होती है, जैसे उत्तर दक्षिण की लाइन अक्षांश की होती है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर आपका ग्रीनविच यानी लंदन से होकर के गुजरती हुई है। ठीक है, लंदन में आप देंगे वो प्रॉपर लाइन बनाए हुए है उसको विजिट करने के लिए। ठीक है, GMT इज इक्वल टू ग्रीनविच का समय जिससे पूरी दुनिया का समय तय होता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? इतना के नहीं, आगे देते हैं। यहां से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम का गणना यानी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आज ग्रीनविच मध्य को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। प्रधान मध्याह्न यानी प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मध्याह्न कहा जाता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। प्रधान मध्याह्न यानी 0 डिग्री को आधार मानकर इसके 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम में देशांतर रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, पूर्व और पश्चिम में देशांतर रेखाएं खींची जाती है यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। इसी तरह पृथ्वी में कुल 360 देशांतर रेखाएं होती है। इतना समझ में आया बच्चों? देखो टाइम लेकर के अच्छे से आपको डायग्राम से समझाया जिससे आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए। अगर आपको डाउट रहा करे आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल हम ओपन है हर तरीके की फीडबैक लेने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों लंदन शहर के पास आपका ग्रीनविच नामक जगह पर स्थित रॉयल विदेशशाला के ऊपर से गुजरने वाले देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT मानने पर 22 अक्टूबर 1884 को
एक समझौता हुआ था। इसे हम 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच मध्याह्न माना जाता है। ये समझो दुनिया का एक टाइमिंग की शुरुआती पॉइंट था, ठीक है। यहाँ से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं, ठीक है। इसी तरह पृथ्वी में कुल 360 देशांतर होते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? आगे बढ़ा जाए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल क्या होता है, ठीक है। यानी तारीख बदलने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय। समय वाली हम लोग देख लिए ना, समय वाली हम लोग देख लिए। अब हम देखते हैं कि तारीख बदलने वाली लाइन जो होती है इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। तो अब आते हैं सबसे मजेदार लाइन पर, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। दोस्तों ग्लोब पर आपकी 180 देशांतर रेखाएं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, ठीक है। तो जो ग्लोब पर आपकी देशांतर 180 देशांतर रेखाएं हैं है तो कुल 360 है, तो 180 देशांतर रेखा आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है। इसे देशांतर रेखा के दोनों और तारीखों यानी डेट्स में एक दिन का अंतर होता है, ठीक है। देखो दोस्तों ग्लोब पर आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, ठीक है। देखो 180 डिग्री जो है रेखा जो है उसको आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसे देशांतर रेखा के दोनों ओर तारीखों यानी डेट्स में एक दिन का अंतर होता है। मतलब एक तरफ आपका सोमवार है तो दूसरी तरफ आपका मंगलवार है। एकदम टाइम ट्रेवल यहाँ सच में होता है, ठीक है। तो एक रेखा आपका देशांतर रेखा 180 डिग्री, ठीक है। वहां पे आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपका ऊपर एक दिन ऊपर हो जाएगा और एक दिन नीचे जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा। तो एक एक दिन का अंतर रहता है उसमें, ठीक है। समय के अंतर यानी टाइम डिफरेंस। तो ग्रीनविच देशांतर जो है 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर के बीच 12 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। तो ग्रीनविच देशांतर जो है ये आपका ग्रीनविच देशांतर है, ठीक है, ये बीच वाला, और एक 180 डिग्री देशांतर है, ठीक है। देखिए दोस्तों एक सेकंड पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अच्छे से समझाना है ना आप लोगों को इसलिए, ठीक है। ये मान लीजिए आप नहीं ग्लोब ही हटा दे, ठीक है। ग्लोब की जरूरत भी, लाइन की जरूरत। ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है, वेस्ट वाली हो गई। 180 डिग्री वेस्ट वाली हो गई, ठीक है। ये आपके बीच में एक लाइन हो गई, ये आपकी 0 डिग्री वाली हो गई, ठीक है, जो GMT वाली है, ठीक है। और एक आपकी हो गई 180 डिग्री आपकी ये क्या बोलते हैं ईस्ट वाली, ठीक है, 180 ईस्ट डिग्री वाली, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपका 7 AM हो रहा है, ठीक है, आपका 7 AM हो रहा है, मान लो 7 AM हो रहा है, ठीक है। और आप सैटरडे का दिन है, सैटरडे का दिन है शनिवार, और 10 सितंबर का दिन है, ठीक है, मान लो 10 सितंबर है, ठीक है। तो आप जैसे ही इस आगे जाओगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको क्रॉस करोगे, ठीक है, इसको आप क्रॉस करोगे वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे आपका 7 AM संडे हो जाएगा और 11 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिन आपका बढ़ गया। तो 180 डिग्री वाली जो ये लाइन है ये आपका टाइम, ये आपका डेट निर्धारण करती है, ठीक है। देखो दोस्तों समझ में आया इतना? तो ग्रीनविच देशांतर आपका 0 डिग्री और 180 देशांतर के बीच 12 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। 0 से जो हमने 3 लाइन बनाई थी इसमें आपका यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ से आपका 24 घंटे का एक दिन प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप यहाँ आएंगे, यहाँ से आप यहाँ आएंगे तो आपका 1 डिग्री माइनस हो जाएगा, वन डे माइनस हो जाएगा। और अगर हम 180 से हम केवल यही पे आएंगे, क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 12 घंटे का केवल अंतर होगा, ठीक है। 12 घंटे का मतलब यहाँ अगर 7 AM हो रहा है तो यहाँ पे आपका 7 PM हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 7 PM हो जाएगा, ठीक है, 12 घंटे का, ठीक। और यहाँ पे आपका अगले दिन का 7 AM हो जाएगा, ठीक। समझ में आया? फिर से बता देता हूँ, देखो ये आपका 180 डिग्री आपकी हो गई, ये आपका 0 डिग्री होगा और ये फिर 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ईस्ट वेस्ट 0 डिग्री और आपका ईस्ट हो गया, ठीक है। मान लो आपका यहाँ पे 7 AM अगर हो रहा है, क्या हो रहा है 7 AM हो रहा है यहाँ पॉइंट पे, अगर आप यहाँ पे चले जाते हो तो क्या हो जाएगा 12 घंटे का अंतर हो जाएगा, यानी 7 PM हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चले जाओगे तो क्या हो जाएगा अगले दिन का नेक्स्ट डे आपका हो जाएगा 7 AM, ठीक है, नेक्स्ट डे हो जाएगा। अगर आप फिर यहाँ से आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपका फिर से आपका पीछे आ जाओगे, एक दिन पीछे। तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो एक दिन प्लस होगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो एक दिन माइनस होगा, और यहाँ से आप बीच में आ जाओगे तो आपका क्या होगा केवल 12 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। समझ में आया इतना? इसका मुख्य कारण है यह है कि जब ग्रीनविच के पूर्व यानी ईस्ट में समय की गणना की जाती है तो 180 डिग्री पूर्व में समय 12 घंटे आगे होता है, ठीक है, वही चीज बता रहा है। और जब ग्रीनविच के पश्चिम यानी वेस्ट
पे जाते हैं तो देशांतर 180 डिग्री देशांतर का समय 12 घंटे पीछे हो जाता है। ठीक है, वही चीज 12 घंटा प्लस हो जाता, 12 घंटा माइनस हो जाता। उदाहरण 180 डिग्री देशांतर के दोनों और दो अलग अलग तारीख पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपका एक वेस्ट हो गया, एक ईस्ट हो गया, तो यहाँ अगर 12 तारीख है तो यहाँ आपका 13 तारीख हो गई। ठीक है, जब इस रेखा को पूर्व की ओर जाते हैं, ठीक है, तो एक दिन दोहराया जाता है। जैसे सोमवार से आपका फिर सोमवार हो गया। जब पश्चिम की ओर लगाते हैं तो एक दिन कम कर दिया जाता है, जैसे आपका सोमवार से सीधे आपका बुधवार हो जाता है। ठीक है, देखो दोस्तों, ग्लोब पर आपका जो समय का अंतर होता है वो ग्रीनविच देशांतर यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर के बीच 12 घंटे का अंतर होता है। जब इस रेखा को पूरब की ओर जाते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है, जैसे सोमवार से फिर सोमवार हो जाता है। और जब पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम कर दिया जाता है, जैसे सोमवार से सीधे बुधवार हो जाता है। ठीक है, टाइम मशीन से एक दिन आगे पीछे कर सकते हो वैसे ही। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि जो रेखा होती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी मेढ़ी आपकी जिगजैग होती है। ठीक है, जिगजैग तरीके की होती है, ताकि किसी देश के बीच से ना गुजरे और एक ही देश में दो अलग अलग तारीखें ना हो। समझ में आया? अगर कोई कंट्री है और वो रेखा अगर उससे गुजर रही है तो क्या होगा, अलग अलग। तो अगर ये सीधी लाइन आपकी रहेगी तो क्या होगा, जो आपके देश में उसमें अलग अलग टाइम हो जाएगा। तो उसको हटाने के लिए इसको जिगजैग लाइन बना दिया हुआ है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है, ताकि किसी देश के बीच से ना गुजरे और एक ही देश में दो अलग अलग तारीखें ना हो। कंफ्यूजन से बचने के लिए इसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाया गया है। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों? अब आते हैं अपना सेकंड लास्ट टॉपिक। अभी तो आपका अमेरिकन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे पढ़ेगी। अब स्थानीय समय देखते हैं, यानी लोकल टाइम। ठीक है, स्थानीय समय और मानक समय के बारे में जानते हैं, यानी आपके शहर का टाइम वर्सेस देश का टाइम जो होता है। ठीक है, पढ़ते हैं दोस्तों स्थानीय समय के बारे में। समय भी अपना अलग अलग तरह से नापा जाता है। ठीक है, स्थानीय समय यानी लोकल टाइम जो है, जब किसी स्थान को देशांतर सूर्य के ठीक नीचे होता है। ठीक है, जब कोई स्थान है, कोई जगह है, वो देशांतर, उसका देशांतर जो है यानी लॉन्गिट्यूड जो है वो सूर्य के ठीक नीचे होता है, तो वहां की घड़ियां में दोपहर के 12 बजे मान लिया जाता है। ठीक है, उस खास जगह की घड़ियों में वह समय स्थायी समय यानी लोकल टाइम कहा जाता है। ठीक है, एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थायी समय एक जैसा ही होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया दोस्तों? ठीक है, देखो स्थानीय समय जब किसी स्थान की देशांतर सूर्य के ठीक नीचे होता है तो वहां की घड़ियां जो हैं उसमें दोपहर के 12 बजे मान दिया जाता है। उस खास जगह की घड़ियों में वह समय स्थानीय समय कहा जाता है। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक ही जैसा होता है। ठीक है, समझ में आया? आते हैं मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। ठीक है, तो मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम वह समय होता है जो किसी देश के लोगों के व्यवहार या रोजमर्रा के काम के लिए स्वीकार किया जाता है। ठीक है, या उस देश के माने हुए मानक योग्यतर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन के लिए स्थानीय माध्य समय यानी लोकल मीन टाइम होता है। ठीक है, हमारी अपने स्थानों के समय स्थानीय समय कहलाते हैं, लेकिन ये दूसरे स्थानों के लिए उपयोगी नहीं होते, इसलिए मानक समय की जरूरत होती है। ठीक है, दोस्तों मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? तो मानक समय वह समय है जो किसी देश के लोगों के व्यवहार या रोजमर्रा के जो काम होते हैं उनको स्वीकार किया जाता है। ठीक है, या उस देश के माने हुए मानक योग्यतर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन के लिए स्थानीय माध्य समय होता है। ठीक है, हमारे अपने स्थानों के समय यानी स्थानीय समय कहलाते हैं, लेकिन ये दूसरे स्थानों के लिए उपयोगी नहीं होता है, इसी के लिए मानक समय लोकल टाइम के जहाँ मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत होती है। सोचो अगर हर शहर का टाइम अलग अलग हो तो ट्रेन कैसे चलेगी, है कि नहीं? दिक्कत हो जाएगी। इसी के लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड टाइम बहुत जरूरी आपका होता है, यानी मानक समय बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है यानी IST कहलाता है। ठीक है, IST क्या है? हमारा अपना टाइम। अब बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की टाइम की, यानी भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका। तो भारत का मानक माध्य आप रेखा जो है, मानक मध्य रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर यानी 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड को माना गया है। ठीक है, यह रेखा आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास नैनी से गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद आपका पहले नाम था, अब प्रयागराज। इस रेखा के समय को भारत का मानक समय
माना जाता है, मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, ठीक है। यह समय ग्रीनविच समय यानी जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे, 5.5 घंटे अहेड रहता है, ठीक है। समझ में आया। उदाहरण, जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। तो भारतीय मानक समय भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ठीक है, यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड को माना जाता है। यह रेखा आपका इलाहाबाद अब प्रयागराज के पास नैनी से गुजरती है। इस रेखा के समय को भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। यह समय आपका 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है, ग्रीनविच टाइम से। हमेशा आगे रहने वाले भारतीय ही होते हैं, ठीक है। उदाहरण, आपका अगर 12 बजे रहा है ग्रीनविच में तो भारत में आपका 5:30 बजे शाम हो रहा है। अब कोई पूछे क्या टाइम हुआ तो सीधे बताना कि इंडिया टाइम, ठीक है। उनको बोल दोगे ग्रीनविच टाइम तो वो ग्रीनविच टाइम में वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसी के लिए इंडिया टाइम ही बताया जाता है इंडिया के लोगों के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। समझ में आया। तो ये थी आज की क्लास। अब हम बटाटा वड़ा जैसे गरम गरम और फटाफट नोट्स फैक्ट्स बता देते हैं जो आपके नोट्स एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है, मैजिक मंत्र की तरह, ठीक है। तो पृथ्वी की आकृति चपटे दीर्घवृत्त के समान ध्रुव पर चपटी है, ठीक है। गणितीय रूप से आपका ज्यूआइड पृथ्वी जैसा आकार को ज्यूआइड कहते हैं, ठीक है। ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है। आधारभूत संदर्भ बिंदु जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। क्षैतिज रेखाएं आपकी अक्षांश है और ऊर्ध्वाधर रेखाएं आपकी देशांतर है। अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड रेखाएं तो पृथ्वी पर बनी काल्पनिक क्षैतिज गोलाकार रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी होती है, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी पर उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, ठीक है। कुल अक्षांश आपके 181 होते हैं, 90 नॉर्थ, 90 साउथ और भूमध्य रेखा यानी बीच वाली इक्वेटर। कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा आपका 23.5 डिग्री साउथ, ठीक। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कर्क व मकर रेखा के बीच सीधी किरणें पड़ती है। आर्कटिक रेखा आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री साउथ। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपका कर्क रेखा से आर्कटिक, मकर से आर्कटिक के बीच, ठीक है, तिरछी किरणें पड़ती है। ध्रुव आपका 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ बिंदु के रूप में होता है, ठीक है। शीत कटिबंधीय क्षेत्र आपका आर्कटिक से लेकर के उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक से लेकर के आपका अंटार्कटिक से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के बीच में, ठीक है। 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है, ठीक है। सीधी सीधी जो रेखाएं होती है आपकी पृथ्वी पर पूरी पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में बांटती है, ठीक है। सभी देशांतर रेखाएं लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती है। ध्रुवों को पर एक हो जाती है यानी मिल जाती है और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर दूरी कम होती जाती है उन दोनों के बीच में, ठीक है। ग्रीनविच माध्य रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, मानक समय का आधार होता है, ठीक है। कुल देशांतर आपके 360 डिग्री है, 180 पूर्व 180 डिग्री पश्चिम, ठीक। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ठीक है। इसके दोनों और तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है, ठीक है। समय का अंतर ग्रीनविच से 180 डिग्री देशांतर के बीच आपका 12 घंटे का अंतर होता है। पूर्व जाने तक पर 1 दिन दोहराया जाता है और पश्चिम जाने पे 1 दिन कम हो जाता है, ठीक है। सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी खींची जाती है, जिगजैग टाइप की, ठीक है। समय स्थानीय समय किसी स्थान का देशांतर सूर्य के ठीक नीचे होने पर दोपहर 12 बजते हैं। मानक समय किसी देश द्वारा अपने व्यवहार के लिए स्वीकृत समय यानी किसी एक देशांतर को स्थायी समय मान लिया जाता है, ठीक है, स्थानीय समय। और आपका भारतीय मानक समय जो IST होता है 82.5 पूर्व देशांतर इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। IST GMT से आपका 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पृथ्वी की गतियां यानी मोशंस ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक है। आपका 3 से 4 क्लास बची हुई है, बस ज्यादा से ज्यादा 5 क्लास बची होगी, उससे में खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। तो दोस्तों ये थी हमारी दुनिया की GPS और टाइम ट्रेवल की राज वाली पूरी कहानी, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। उम्मीद है आपको ये जियोग्राफिकल GPS वाली क्लास मजेदार लगी होगी। तो आपने सीखा होगा कि कैसे ये अदृश्य रेखाएं यानी इमेजिनरी जो लाइन होती है हमें पृथ्वी पर किसी भी जगह को ढूंढने और समय को समझने में मदद करती है। ये सब जानकर हमें भूगोल और अपनी दुनिया के प्रति और भी ज्यादा समझ और प्यार महसूस होता लगता है ना। अब आप भी दुनिया का एक्सप्लोरर बन गए हो, है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके जो डीएलएड वाले हैं और इस अद्भुत भूगोल को समझना चाहते हैं। और हाँ, डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को ब्लॉकबस्टर मूवी बनाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस के लिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, हमेशा याद रखना, ज्ञान की रोशनी सब तक पहुंचे, यही हमारी सच्ची जीत है। और हाँ, एक बात और, अगली बार जब कोई टाइम पूछे तो सिर्फ घड़ी मत दिखाना, देशांतर भी याद करना। टाइम इज मनी और जियोग्राफी इज फन। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।